नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश में लागू जीएसटी व्यवस्था की, जिस पर कांग्रेस ने एक बार फिर हमला किया है। देश भर में 12 जगह कांग्रेस ने इसे लेकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जीएसटी को लेकर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात की, जिस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही में पिछले 3 वर्षों में माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह की दूसरी सबसे धीमी गति देखी गई। कांग्रेस ने सरकार से पॉपकॉर्न पर कर लगाने के बजाय अर्थव्यवस्था की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए लागू की गई व्यवस्था है, यानी ये ऑफ द रिच, बाय द रिच एंड फॉर द रिच व्यवस्था है। इसका लाभ केवल देश के अमीरों को मिल रहा है। कम आय वाला तो आज भी पिस रहा है। अमीर आबादी केवल 3% जीएसटी दे रही है, वहीं देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में राजस्व दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले इनकम वेट टैक्स की व्यवस्था थी, लेकिन आज टैक्स को एक साथ कर दिया गया है। प्रोडक्ट्स जैसे हैं, इसमें चावल पे टैक्स लगना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर 18% टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। अगर लगाना ही है तो 5% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और टैक्स आप हेल्थ पे लगाते हो तो पैसा किसको मिलता है? सरकार को। और स्वास्थ्य सुविधाएं फिर सरकार देती है, तो आप इधर से ले रहे हो, इधर से दे रहे हो। वहीं बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि एक देश एक कानून की जब बात होती है, एक देश एक टैक्स को लेकर जब बात हो रही है, वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि जीएसटी को लेकर जो कानून बना है उस पर गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है। देखिए, एक देश एक कानून की जब बात होती है, एक देश एक टैक्स की जब बात हो रही है, तो इसमें जीएसटी को लेकर के जो कानून बना है उसको गंभीरता के साथ, चाहे राज्य का हो या केंद्र का, लगातार उसमें काम हो रहा है और सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। दिक्कत क्या हो गई है, जो कांग्रेस से समर्थित जो लोग उसमें बेईमानी करना चाहते थे उनको अवसर नहीं मिल पा रहा, इसलिए जीएसटी को कोसने का वो काम कर रहा है। तो देखिए, जब से ये जीएसटी टैक्स लागू किया गया है, तकरीबन 7 साल पहले ये टैक्स लागू किया गया था, तब से लेकर अब तक कांग्रेस जो है और विपक्ष जो है इस पर लगातार कई बार सवाल खड़े कर चुका है और सवाल खड़े होते इस पर आ रहे हैं। और अब कांग्रेस ने 12 राज्यों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने जीएसटी पर बड़े सवाल किए हैं। देखिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। और देखिए, बात यहाँ पर जीएसटी को लेकर हो रही है, जहाँ पर कांग्रेस जो है वो विरोध जता रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जीएसटी से लोगों को जो है वो फायदा नहीं मिलने वाला है, इसमें लोगों को नुकसान है। इधर बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि जब एक देश एक चुनाव चलता है तो एक देश एक टैक्स भी चल रहा है और बीजेपी मतलब सरकार जो इस पर है वो गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है इस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस इस पर बड़ा सवाल कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भी जीएसटी को लेकर कई बार हमला बोल चुकी है। राहुल गांधी ने कई बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा है। वहीं इसे लेकर करने की मांग अब बजट के नजदीक आते ही फिर कांग्रेस पार्टी जीएसटी को लेकर हमलावर है। चलिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत में बीजेपी अजय धवले जी आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस का आरोप है कि ये जो जीएसटी व्यवस्था है यह अमीरों द्वारा अमीरों के लिए लागू की गई व्यवस्था है, यानी ये ऑफ द रिच, बाय द रिच एंड फॉर द रिच व्यवस्था है। क्या कहेंगे इस पर? ऋषि जी, पहली बात तो कांग्रेस जिस प्रकार के ये आरोप प्रत्यारोप कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेके, मुझे लगता है कांग्रेस पहले अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस की ही तत्कालीन सरकारों ने कहा था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस होने की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई तब ये जो मल्टीपल टैक्सेस थे, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, इन सभी का सिंप्लीफिकेशन करके
सारे टैक्सेस का एक्यूमुलेशन करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में लाया गया। और निश्चित रूप से जब से जीएसटी आया है हमने देखा है कि केंद्रीय करों की जो वसूली थी उसका एक उच्चांक अपने आप में है। सरकार ने जिस प्रकार से राजस्व प्राप्तियां की और राजस्व का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के बीच में किया है, इससे स्पष्ट होता है कि इस टैक्स को लाने की जो मंशा थी कि मल्टीपल टाइम्स जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है वो मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करते थे वैट के, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए अलग, सर्विस टैक्स के लिए, और रेट्स का भी जो डिफरेंस था, अभी एक सिंप्लीफाइड जो स्लैब्स है उन स्लैब्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है। एक अच्छे कानून का स्वागत करना ये कांग्रेस का काम होना चाहिए था, लेकिन आज कांग्रेस पूरे देश में जिस प्रकार से कह रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स ये बता दिया है कि कितने रुपए का जीएसटी संग्रह, अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स के रीजन को याद कर ले, पुराने टैक्स रीजन को याद कर ले, तो कितना टैक्स कलेक्शन होता था और वर्तमान में जीएसटी जब से आया है तब से कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है। आज हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इन सभी के लिए जो लगने वाला पैसा है, अधोसंरचना विकास के लिए जितनी महत्वपूर्ण लागत होती है, उन सभी के राजस्व प्राप्तियों में ये केंद्रीय करों में जीएसटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज देश की इकोनॉमी में भी जो भारत सरपट दौड़ रहा है, जो भारत की गति हो रही है, इस सब में भी जीएसटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप देखेंगे कि मल्टीपल कंप्लायंसेस कम हो गए हैं, जीएसटी का रिटर्न एक सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाता है। निश्चित रूप से जीएसटी की काउंसिल बैठती है तो उसमें इसको और कैसे बेहतर किया जा सके इस पर भी चर्चा हो जाती है। तो इस पर आरोप प्रत्यारोप की जगह मुझे लगता है आप सुझाव दे सकते हैं। जहां जहां आपकी राज्य सरकार है उनके प्रतिनिधि भी, उनके अर्थमंत्री भी जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं, तो आप सुझाव देने का काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया है जिसके माध्यम से केंद्रीय कर का कलेक्शन हो रहा है, राज्यों को बंटवारा व्यवस्थित रूप से होता है, प्रोपोर्शनेट डिस्बर्समेंट भी हो रहा है। तो ऐसी प्रणाली के ऊपर आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ऐसी राजनीति से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। स्पर्श जी, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है और आप सिर्फ यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं, आरोप नहीं लगा सकते, क्या कहेंगे? स्पर्श जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जीएसटी के सबसे पहले तो आपसे जीएसटी के लाभ और हानि ये जानना चाहेंगे कि इससे लाभ हो रहा है या फिर इस नुकसान से भरा हुआ है ये फैसला जो है। जीएसटी से लाभ का है कि जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानिए उसे आप, तो उस नाते देश को तो लाभ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जीएसटी के अंतर्गत जो वसूली होती है वो वसूली क्या जनता पर बारंबार वही वसूली होती है क्या? यदि जीएसटी का भार जनता पर एक बार, दो बार, तीन बार होता है तो स्वाभाविक है कि उससे कहीं ना कहीं जनता को करों के बोझ पे दबना पड़ता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हम या कोई व्यवसायी जो है जब उसको सामग्री खरीदने जाता है तो वहां उसे जीएसटी में मटेरियल में देना पड़ता है, तो उसका भार भी उसी होटल के उपभोक्ता को देना पड़ेगा जब वो भोजन करने जाएगा। तो एक बार आपको रॉ मटेरियल में, फिर बन के जब आया तब देना पड़ेगा। इसी तरह छात्रों के मामलों में परीक्षा फीस तक में जीएसटी का जो लागू करते हैं ये कि मान लीजिए आपकी 1000 फीस है उसमें 14% जीएसटी लगा दी, तो कम से कम छात्रों को तो इन छूटों से मुक्त किया जाए। परीक्षा फीस जमा कर रहे हैं, चाहे पाठ्यक्रम की हो चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की हो, तो इससे जो नुकसान हो रहा है आखिर कहीं ना कहीं उन प्रतिभागियों को होता है या उन आम जनता को। तो देखिए बिना टैक्स के सरकार नहीं चल सकती, किंतु टैक्स का जो दोहरीकरण या चतुर्विधकरण हो जाता है, जैसे हम रेलवे में टिकट लेने जाते हैं तो वहां दे रहे हैं और कैंसिल कराने जाते हैं तब भी जीएसटी देते हैं। तो किन सेवाओं में कैसा व्यवस्था होनी चाहिए इस पर थोड़ा विचार करने की अवश्य जरूरत है, लेकिन जीएसटी का संग्रह देश के लिए लाभदायी है। ठीक है विनोद जी। अजय जी, आप पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जीएसटी की गलत नीतियों की वजह से राज्य के आर्थिक आंकड़े भी बिगड़े हैं और राज्यों की भरपाई भी नहीं हो पाई है।
मुझे लगता है आंकड़े अपने आप में किसी भी चीज को प्रतिबिंबित करने का, प्रतिरक्षित करने का एक पैमाना होते हैं। 2017 में जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ पूरे देश में एक साथ, तो 65 लाख से बढ़कर 1.46 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से अधिक अभी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स इस पे है। जो जीएसटी की लगभग 18 महीने में 2017-18 में 90,000 करोड़ रुपए था, 2024-25 में बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए। तो इससे आप स्पष्टता के साथ में समझ सकते हैं कि लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को इससे बेनिफिट ही हुआ है। देश का जीएसटी के बाद में जो वास्तविक राजस्व था वो 46.56 लाख करोड़ हुआ था। जीएसटी में राज्यों में चल रहे 495 अलग अलग आवेदनों, जिसमें चालान घोषणाओं को सिर्फ घटाकर 12 कर दिया है। तो इतने नंबर ऑफ जो चालान होते थे 495 के आसपास होते थे, वो जीएसटी आने के बाद में मात्र 12 है। तो मैंने जैसे कहा कि और दूसरा इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो टैक्स इवेजन होता था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी कि जो जीएसटी के लिए जो डीजीजीआई है उसने 1.98 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स इवेजन के साथ में वसूल किए। तो और ऐसे प्रकरण भी पंजीबद्ध किए हैं। जीएसटी का कानून उसके लिए आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करता है। तो आज देश में जो कर चोरी होती थी, दूसरा इतने मल्टीपल परमिशंस लेने पड़ते थे, इतने मल्टीपल चालान थे, उनको कम करके 12 चालानों में सीमित कर दिया है। फिर कर चोरी का मैंने जो आपको आंकड़ा बताया कि 1.98 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए देश के बचे हैं सिर्फ कर चोरी से, और ये 2023 तक का डीजीजीआई का आंकड़ा है। तो इन सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि कहीं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहीं ना कहीं देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से खोखला करते थे, जो कहीं ना कहीं अनअकाउंटेड इनकम सॉलिसिट करते थे, अनअकाउंटेड इनकम्स करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन जो सरकार का देने का योग्य कर है वो नहीं देते थे, मल्टीपल एजेंसीज को इवेड करते थे। तो टैक्स इवेजन भी जीएसटी के आने से एक सिंप्लीफाई हुआ है। दूसरा एक महत्वपूर्ण, आप जो हमेशा से हम पे आरोप लगता था कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, राज्यों को टैक्स का जो उनका देनदारियां है वो व्यवस्थित रूप से नहीं होगी, लेकिन हमने देखा बार बार भारत की सरकार राज्यों को उनके अनुपात में जिस प्रकार से करों का वितरण करती है, करों के जो राजस्व संग्रहण होता है उसका वितरण करती है, वहां की बुनियादी संरचनाओं के लिए, अधोसंरचनाओं के लिए, विकास के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। सभी बातों से ये स्पष्ट है कि सरकार ने इसमें बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के ऐसा राज्यों में भेदभाव नहीं किया, उचित करों को वसूल किया और करों को डिवाइड भी किया। ठीक है, थोड़ा कांग्रेस का रुख भी जान लेते हैं। इस पर जी सुन पा रही हैं आप मुझे? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं वो जीएसटी में बेईमानी करना चाहते थे, उन्हें मौका नहीं मिला इसलिए जीएसटी को कोस रहे हैं, क्या कहेंगे? जीएसटी का आइडिया कांग्रेस सरकार का था, ये पूर्व वित्त मंत्री जी ने उसी समय स्वीकार किया, सभी को पता है। 2011 का दिन आज के प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने विरोध किया था, ये भी सभी को पता है। तो ये तो तथ्य रख देती हूँ। दूसरी बात, गुड एंड सिंपल टैक्स से आज ये गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बन गया, इस पे सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल ये मुद्दा ही ऐसा है कि राजनीति की बजाय अब अगर इसे देखें कि जो मुद्दों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो आम जनता के मुद्दे हैं। 64% जो जीएसटी का राजस्व कलेक्शन है वो बॉटम 50% से आ रहा है और 3% मात्र आ रहा है आपका 10% अमीर जो लोग हैं, सबसे रिचेस्ट लोग। तो जो जिस किस्म से छोटे व्यापारी, आम आदमी पर इसका असर पड़ा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जीएसटी के जो 9 कुछ स्लैब्स है, 9 टैक्स रेट्स है, तो जो इसका आइडिया था वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं खो गया है। दूसरी बात, धवले जी कह रहे थे चोरी, टैक्स चोरी की बात। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में जीएसटी टैक्स कलेक्शन में 2 लाख करोड़ की चोरी हुई, उसके पिछले साल 1 लाख करोड़ की, डबल हो गई। इनपुट टैक्स रेट में अक्सर धोखाधड़ी होती है, तो आई थिंक एक रिपोर्ट में आप सभी जानते होंगे कि 18,000 फर्जी संस्थानों के जरिए 35,132 करोड़ की इनपुट टैक्स रेट की चोरी हुई। अब सवाल एक और होता है, एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तो भाई एक देश एक टैक्स आप लगा नहीं पा रहे। मैं मानती हूँ जीएसटी के पीछे का जो आइडिया है उसके जो टैक्स रेट्स आ रहे हैं उसमें अगर आप दो से ज्यादा फ्लैट नहीं रखना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन आप तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन चल रही, तो आप देख लीजिए किस किस्म से गब्बर सीतारमन टैक्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया है टैक्स। तो जो आपने लोगों की परचेसिंग पावर पर कुठाराघात किया है वो किसी से नहीं छुपा। आज क्या हो रहा है कि
इसमें भी हमारे देश का जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसकी बनस्पत आज ये हो गया है कि गरीब, इसीलिए की बात है इनडायरेक्ट टैक्स जब हम कहते हैं तो गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है और अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो जो जीएसटी के टैक्स रेट बढ़ रहे हैं उसको सीधा जो कुठारा घाटे आम आदमी को हो रहा है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आपके जब आप किसानों की बात करते हैं, मैं मध्य प्रदेश से की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारा किसान कृषि प्रधान राज्य है जी। तो किसानों पर मुझे लगता है आजाद भारत में किसी ने इस कदर दोगुनी आय की बात करने वाले लोग जो 2022 में दोगुनी आय कर रहे थे वो लागत को दोगुनी तो कर ही चुके अलग अलग तरीकों से, बट उसके साथ साथ किसानी पे जो इक्विपमेंट पर ट्रैक्टर पे आप जो जीएसटी टैक्स लगा रहे, पॉपकॉर्न की बात को मैं ना ही करूं तो बेहतर है। मतलब गजब फॉर्मुलेट जो आपकी सरकार लगा रही है और जहां तक आप विकास की कर रहे हैं तो मैं और मुझे लगता है हमारे जैसे तमाम आप सभी हम सब नागरिक जब टैक्स देते हैं तो अगर इतना जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, इनकम टैक्स में कलेक्शन बढ़ा है तो पुल क्यों गिर जा रहे हैं घटिया क्वालिटी के, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं। गरीब आदमी आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, गरीब पे छोड़ दीजिए मध्यम वर्ग, मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादातर आपको पढ़े लिखे मध्यम वर्ग मिल जाते हैं जो यही कह रहे हैं कि मैं जो कमा रहा हूं उससे ज्यादा तो टैक्स दे रहा हूं। तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपका विकास किसके लिए है। हाँ, याद आया मुझे 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स जो आपने गिराया है ना आपके धन मित्रों के लिए है। तो मुझे लगता है आपको ये आरोप नहीं लगा रही है, मैं फिर से कहूंगी हमारी कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष का जो काम कर रही है। और हाँ, हमारा आपको एक सजेशन भी है आपकी पार्टी को, मुझे लगता है ये सजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी सुनेंगे, वो जनहित में बहुत कार्य करते हैं, तो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बहुत नकल वकल करने का शौक है, तो मुझे लगता है एक और सजेशन ले लीजिए। जीएसटी का जो अभी का इम्प्लीमेंटेशन जिस किस्म से चल रहा है, जिस किस्म से हमारे राजकोषीय जो घाटा हो रहा है चोरी के कारण, इन सब चीजों पर थोड़ा जो आपके वित्त मंत्री पर मीम्स बना रहे हैं, इन सभी चीजों पर बैठ के सोचिए, आम जनता से बात करिए। ठीक है स्पष्ट, ठीक है अजय जी से इसका जवाब लेंगे, ठीक है अजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। विनोद जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो जीएसटी के खिलाफ नहीं है बल्कि गलत नीतियों के खिलाफ है, कितनी सत्यता देख पा रहे हैं आप इनके दावे में? देखिए ये बात तो सही है कि जो संकल्पना कहें या उसकी नीति जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल से ही पनपी थी। ये अलग बात है कि उसका जो क्रियान्वयन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो सका। तो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य राज्य थे उसका विरोध ही कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में देखिए कर संग्रह कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए ये कि जनता से कर संग्रह के बाद सरकार तक वो सही तरीके से पहुंच सके। बीच में जो चोरी होती है तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं फेलियर तो है, तो उस नीति को सुधारें। हो सकता है कांग्रेस भी इस माध्यम से यही कहना चाह रही है कि आप कहीं 3%, कहीं 18%, कहीं 15% और कहीं 22%, तो एक तो उस स्लैब को सुधार लीजिए और जितना आप जनता से प्राप्त कर रहे हैं उतना भारत सरकार के कोष में वो बजट पहुंच सके। यदि वो नहीं पहुंच रहा है तो स्वाभाविक है कि आपकी कलेक्शन नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब रही बात एक टैक्स होना चाहिए, तो उसका अर्थ ये है कि जनता पर विभिन्न तरीके से अलग अलग कर मत थोपिए। आज यदि हम देखते हैं तो जीएसटी के अलावा भी 5, 7, 8 टैक्स ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो सेस के नाम से लगा दें, चाहे इनकम टैक्स से लगा दें, चाहे प्रोफेशनल टैक्स से लगा दें, तो कहीं ना कहीं जनता पर भार अंतिम रूप से जनता पर ही पड़ता है। तो इसलिए टैक्सों का सरलीकरण होना चाहिए और इस ओर राजनीतिक संगठनों को आपसी राय से जनता के हित के लिए विचार करना चाहिए। लेकिन विनोद जी सवाल है कि ये भी उठ रहा है कि दवाई और बीमा पॉलिसीज जो होती हैं उन पर टैक्स कहाँ तक उचित है? देखिए मैंने इसके पहले भी ये कहा है कि जब प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्र जो फॉर्म भरता है तो आप सोचिए कि वो भविष्य देश का है और अब उसको अपने परीक्षा फार्मों में, प्रतियोगी परीक्षा फार्मों में यदि जीएसटी देना पड़ती है, मरीज को अपने दवाइयों में जीएसटी देनी पड़ती है और इन्हीं में सरकार चिंतक बन के चाहती है कि हम भविष्य सुरक्षित कर सकें।
तो ऐसी जो आपकी आवश्यक सेवाएं हैं उससे कहीं ना कहीं जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए। ठीक है विनोद जी, तभी तो विकास होगा, नहीं तो आप एक मत से दे रहे हैं दूसरे मत से लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो उचित नहीं है। ठीक। अजय जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो जीएसटी लागू हुआ है, ये जो व्यवस्था है, इसका पूरा लाभ जो है वो अमीरों को मिलेगा, क्योंकि 50% देश की 50% निचली आबादी वाले 60% जीएसटी भर रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जो कम आय वाला है वो और ज्यादा पिस रहा है इसमें। देखिए, मुझे लगता है रवि जी, इस प्रकार की कांग्रेस यदि भ्रांति फैलाती है तो कांग्रेस इस भ्रांति के साथ ही जिए। ESC to PM की रिपोर्ट कहती है कि देश के 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले, और ये हमने नहीं है, मल्टीपल एजेंसीज ने भी इसको प्रूव किया है। जीएसटी जब लाया था तब उसका उद्देश्य था कि सरल कर प्रणाली, सेवाओं और माल के लिए कीमतों को कम करना, पूरे देश में एक समान मूल्य और कर प्रणाली में पारदर्शिता, ये जो निर्धारित उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। अब जो प्रश्न विनोद जी उठा रहे हैं या जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी स्पर्श जी उठा रही है कि निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टम जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और जब इन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था, तो प्रधानमंत्री जी के आप वो तत्कालीन वाइट चला लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने टैक्स स्लैब पे और इंप्लीमेंटेशन के तरीकों पे विरोध किया था। आज जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं सुधारों की आवश्यकता होती है, और निश्चित रूप से जो जीएसटी काउंसिल बैठती है जिसमें विपक्ष के राज्यों के अर्थमंत्री भी होते हैं, वो और क्या सुधार कर सके इस पर चर्चा करते हैं। और जिस प्रकार से अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य को जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लगने वाले प्रीमियम पे, तो अभी की जो इसके पहले वाली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसके लिए कमेटी भी फॉर्म कर दी गई कि किस प्रकार से उसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब आप ये बात अगर बता देते हैं कि पहले देश में आवश्यक जो सेवाएं हैं जिसको विनोद जी ने इंगित किया है उनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता था, जीएसटी आने के बाद भी टैक्स लगा, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। देश में पहले भी विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं पर टैक्स लगता था और मल्टीपल टैक्सेस लगता था। जीएसटी जब बना तो कुल 17 डायरेक्टली टैक्सेस जो थे और 20 सेस, इनका संग्रहण करके जीएसटी को सिंप्लीफाई तरीके से बनाया गया। इसको इंप्लीमेंट करने में, इसके एग्जीक्यूट करने में अनेक कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को हम हर बार सीख के पार पाते हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, सुझाव दे, उनके प्रदेशों के वित्त मंत्री भी जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं, वो भी वहां सुझाव दे जीएसटी काउंसिल और किस प्रकार से इस टैक्स को सिंप्लीफाई कर सके। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इन्होंने कहा कि टैक्स इवेजन, तो ये हमारी सरकार है जो इस टैक्स इवेजन को रोक रही है। डीजीजीआई की मैंने रिपोर्ट का आपको हवाला दिया कि 1.98 लाख करोड़ रुपीस टैक्स इवेजन को हमारी सरकार ने पकड़ा है, और जिन लोगों ने टैक्स इवेजन किया था उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्पष्ट ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक विषय है, तो उसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सके, उसके बेनिफिट कैसे एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को पहुंच सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब पहले में देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते थे कि मैं यदि 1 रुपया नीचे भेजता हूं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, आज वास्तविक रूप से यदि प्रत्यक्ष करों का, केंद्रीय करों का जब वितरण केंद्र की सरकार करती है तो राज्यों को उनके जो अनुपात में राजस्व मिलता है उससे वो वहां की विकास की परियोजनाएं चल रही है। और आज भारत जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी ये जीएसटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आंकड़े भी आपको गिना सकता हूं कि जीएसटी आने के बाद में भारत का जीडीपी 6.5 लाख से ग्रोथ करोड़ का हो गया, 4.2 से जीडीपी इंक्रीज हुआ, एक्सटर्नल ट्रेड 32% बढ़ गया, इंटरनल ट्रेड 29% से बढ़ गया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग 14% से बढ़ गई है। ये तो आंकड़े ऑन रिकॉर्ड, ये हमने सदन के पटल पे भी रखे हैं। जब जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर चर्चा होती है तब ये सारे आंकड़े रखे हैं। और कांग्रेस वही पार्टी है जिसने इनका विचार रखा था, आज वो खुद ही एक्ट के इसके इंप्लीमेंटेशन पे, इसकी पॉलिसीज पे विरोध कर रही। तो सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करने से जगह आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप सुझाव दीजिए, ठीक है, जवाब ले लेंगे। ठीक है, स्पर्श जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि जीएसटी को लेकर आप भ्रम फैला रहे हैं और जो सरकार है वो प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देखिए, सब कुछ सामने है, तो जो आम आदमी फील कर रहा है जीएसटी के बारे में, आज खासकर जो छोटे व्यापारी है, क्या होता है कि किसी भी नई पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो लॉजिस्टिक्स लगते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो जो छोटा व्यापारी उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।
लेकिन मैं इसका जवाब में कुछ आगे बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि अजय जी ने कुछ आंकड़े रखे हैं। तो मुझे लगता है कल ही यही चर्चा चल रही है कि 6.4% की हमारी वृद्धि दर होने वाली है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले प्रधानमंत्री के काल में हम डबल डिजिट ग्रोथ के बिना ये सपना देख रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर पाएंगे, तो अपनी पेट थपथपा लीजिए। ये जब तक आप अपनी ग्रोथ रेट पे काम नहीं करेंगे, आप अपनी तो आप वो सपना कैसा पूरा करेंगे? हम सभी चाहते हैं ऐसे सपनों को पूरा करें। दूसरी बात, 50 साल में सबसे ज्यादा जो शुद्ध घरेलू बचत का स्तर है कम हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि लोग आज अपनी बचत से लेकर खर्च कर रहे हैं। तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करती? खर्चा होगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तब इकोनॉमी ग्रो करेगी। परचेजिंग पावर तो हो गई है, बचत से आदमी खर्च कर रहा है, बचत कम हो गई है, आदमी इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? साइकिल होती है सारी। तो इकोनॉमी का जो बैंड बजाओ, मतलब मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक शब्द नहीं बोलूंगी, बहुत ही देसी शब्द बोलूंगी दुर्भाग्य से, वो इसलिए बजा हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी, ये सब एक दूसरे से जुड़े। बेरोजगारी है, महंगाई का स्तर रिकॉर्ड महंगाई, खाद्य महंगाई पे हर दूसरे दिन आप देखेंगे। अच्छा, एक और बात है, दबले जी भी कुछ आंकड़े कह रहे थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाली। तो लोकसभा के पटल पर सरकार ने ऑक्सफैम रिपोर्ट की चर्चा की थी और ये आंकड़े असमानता वाले वहीं से आए हैं कि 64% जीएसटी कलेक्शन कहां से आ रहा है और 3% कहां से आ रहा है। तो ये आंकड़ों के खेल में मत फंसाइए, क्योंकि आम आदमी ना जब रोटी दाल चावल के लाले पड़ते हैं ना, और जब अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ा नहीं पाता है ना, तो आपके आंकड़ों की जो जादूगरी है उसको नहीं झेल सकेगा। धौले जी आते हैं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, बहुत कम शब्दों में। मैं कुछ आपको आइटम गिना देता हूं जिनका इन्होंने कहा था कि टैक्स से सामान्य व्यक्ति को कैसे नुकसान हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर टैक्स लगता था बिफोर जीएसटी 31%, आफ्टर जीएसटी 18% लगता है। पेंसिल और शार्पनर जो बहुत कॉमन चीज, उस पर 18% लगता था, 12% लग रहा है। हमारा जो कर्ड और बटर मिल्क है उस पर टैक्स लगता था 4%, अब 0% टैक्स लगता है। मोबाइल फोन पर 31% टैक्स लगते थे भारत में, आज 18% के आसपास लगता है। तो किचन वेयर एंड टॉयलेट 28% के आसपास टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स जब था, आज 12% के आसपास टैक्स लगता है। तो एक्सरे फिल्म और मेडिकल यूजेस पे 23% टैक्स लगता था, 12% लगता है। तो ये जब सिंप्लीफिकेशन करता है सामान्य आदमी, उसको भी पता चलता है कि आज देश में जो सेवाएं हैं और जो वस्तुएं हैं उनके दाम कम हुए, इसलिए। ठीक है अजय जी, ठीक है। विनोद जी, जीएसटी की बुनियाद रखने वाली कांग्रेस विरोध में, वहीं विरोध कर चुकी बीजेपी श्रेय ले रही है, क्या कहेंगे? ये केवल जीएसटी में ही नहीं है, सत्ता बदलते साथ ही संगठनों के जो उद्देश्य हैं वो बदल जाते हैं। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो देश की व्यवस्था उसे चलानी है, तो इसलिए जीएसटी से राज्य का कोष बढ़ रहा है, देश का कोष बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है वो उसकी बुराई करके जीएसटी सिस्टम को हटा नहीं सकती। और कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो इसलिए उस कमी को दिखा करके वो कहीं ना कहीं जनता के पास जाकर के ये बताना चाह रही है कि आप बोझ में दब रहे हैं और अवसर हमें दे तो हम आएंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि यदि आप किसी चीज की बुराई करते हैं तो उसे सुधारने की जरूरत है और वह निरंतर सुधरे, ना कि सत्ता में आने तक के लिए उसका उपयोग करें। तो राजनीतिक दल तो यही करते आ रहे हैं जी। ठीक है विनोद जी, समय हो गया चर्चा को विराम देने का। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए, कांग्रेस पहले भी जीएसटी को लेकर कई बार हमला बोल चुकी है। राहुल गांधी ने कई बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा है, वहीं इसे सरल करने की मांग की। अब बजट के नजदीक आते ही फिर कांग्रेस पार्टी जीएसटी को लेकर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार बजट में जीएसटी को लेकर कोई बदलाव करती है या इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। तो हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।